क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट वेरी शॉर्ट आर.डी. शर्मा का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ I3 denotes the identity matrix of order 3, I3 denotes the identity matrix of order 3, write the value of its determinant। तो हमको I3 की डिटर्मिनेंट का मतलब हमको I का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो I क्या होता है? अब देखो इसका ऑर्डर 3 है ना, तो I क्या यही होता है I कि डायगोनल एलिमेंट में 1 1 1 होता है और बाकी सारे जगह 0 होता है, यही होता है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या होगा? अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A11 है, इन दोनों का सम करो आप, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 क्या है? 2 इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो हम ये 0 वाला लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा, तो आप देखो सिर्फ +1 वाला लिखो, तो +1, ठीक है, +1 लिया, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 1 1, फिर बीच में माइनस, 0 × 0 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 1 × 1, ये 1 हो जाएगा। तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ I जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। और हम ये जानते भी है प्रॉपर्टी से, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 हैज डिटर्मिनेंट 5, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 दे रखा है। अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर दिस हैज डिटर्मिनेंट, मतलब A का डिटर्मिनेंट है 5, ठीक है, वही हमने लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3A? हमको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3A क्या हो। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटर्मिनेंट ऑफ KA। आप देखो हम ना इस K को बाहर कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि हम K को बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये K कितनी, ये K जो है ना, जैसे आप सपोज करो कि मतलब आप मान लो कि जैसे ये K तो बाहर आ सकता है, लेकिन ये कितने K बाहर आते हैं? जितना A का ऑर्डर होता है। जैसे A का ऑर्डर यहाँ पर 3 है, तो ये कितने K बाहर आएंगे? K का क्यूब, मतलब 3 K बाहर आएंगे, ठीक है। जैसे आपने जनरल में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ KA, ये K को आप बाहर कर सकते हो, लेकिन ये K कितना बाहर आता है? जितना ऑर्डर, मतलब A का ऑर्डर होता है। जैसे हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि A का ऑर्डर n है, तो ये K की पावर n बाहर आएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ K बाहर नहीं आएगा, A का जितना ऑर्डर है उसकी पावर लेकर बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A का ऑर्डर था 3, तो यहाँ पर क्या होगा? K बाहर तो आएगा, लेकिन K का पावर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बाहर तो आएगा, लेकिन अब देखो 3 का ऑर्डर, मतलब A का ऑर्डर कितना है? 3, तो ये सिर्फ 3 नहीं आएगा, जितना ऑर्डर है उसका पावर लेकर बाहर आएगा, तो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब देखो 3 की पावर 3 क्या होता है? 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा? अब देखो 5 को 7 से करोगे 35 का 5 और 3, ये हो जाएगा 135, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3A 135 हो जाएगा। नेक्स्ट आप आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑन एक्सपेंडिंग द फर्स्ट रो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज दिस। ये अब देखो क्या बोल रहा है, ऑन एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, अगर हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करा, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स इज, ये आता है। अगर हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करा, उसका डिटर्मिनेंट ये आ रहा है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करे, उसका डिटर्मिनेंट ये आ रहा है, वेयर Cij इज द को फैक्टर ऑफ Aij, जहाँ पर Cij जो है वो को फैक्टर है Aij, जो कि हम जानते हैं इन A में, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स वैल्यू, तो हमको एक्सप्रेशन लिखना है किसकी वैल्यू के लिए? ऑन एक्सपेंडिंग बाय सेकेंड कॉलम। अगर हम, आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन आप आराम से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करा, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आता है,
ठीक है, आप मोटा मोटा समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आता है, तो आप बताओ कि अगर हम सेकेंड वाला कॉलम से एक्सपैंड करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, आप जैसे इस तरह से एक्सप्रेशन में लिखा है ना, उसी तरह से आपको जब सेकेंड कॉलम से आप जब एक्सपैंड करोगे तो वो एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो आप देखो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होता है, यही होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, यही मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, आर्बिट्ररी वाला। ठीक है, अब आप देखो ये फर्स्ट रो से एक्सपैंड करा है, क्वेश्चन में जो है वो फर्स्ट रो से एक्सपैंड करा, मतलब इस वाले रो से एक्सपैंड करा और हमसे पूछा किस वाले रो से एक्सपैंड करके। तो हमको ना इस सेकेंड कॉलम, मतलब हमको इस कॉलम से एक्सपैंड करके बताना है कि वैल्यू क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। ठीक है, तो आप देखो वो जब एक्सपैंड कर रहा था फर्स्ट वाले रो से तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, A11। ये फर्स्ट रो से उसने एक्सपैंड करा, आप याद रखना फर्स्ट रो है ये, और ये क्वेश्चन ने एक्सपैंड करा है इससे, और इसको हमें करना है, हमको इस वाले कॉलम से एक्सपैंड करना। तो आप ऑब्जर्व करो, देखो A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11 इंटू C11, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर C11, फिर दिया है प्लस, फिर है A12 और इसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर बनेगा वो है C12, तो उसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस दिया और फिर A13 और इसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर बना वो C13। मैंने क्या कहा कि वो जब फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा था तो एक्सप्रेशन कैसे बना, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। आपने ऑब्जर्व करा तो देखा कि पहला फर्स्ट एलिमेंट का पहला रो A11 और इस इनटू में क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर आएगा C11, फिर प्लस किया, फिर A12 और इसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर आया C12 वो करा है, फिर प्लस दिया और फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए A13 इंटू C13, मतलब इस एलिमेंट और इसका करस्पॉन्डिंग में को फैक्टर। ठीक है, यही करा। तो अगर हम सेकेंड कॉलम से अगर एक्सपैंड करें तो एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑन एक्सपेंडिंग बाय सेकेंड कॉलम इज गिवन एज फॉलोज। ठीक है, तो क्या बनेगा, आप देखो ये है सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है A12, फिर इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो इसके को फैक्टर से, क्या हो जाएगा C12, फिर बीच में प्लस डालना है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को लेना है क्या है A22, फिर इसके करस्पॉन्डिंग इसका को फैक्टर C22 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लो A32 और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होता है, इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर जो कि C32। तो ये हो जाएगा। आई हो आपको समझ में आओगा कैसे हमने, आप देखो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है, जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा था उसी की मदद से हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट A इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड Cij डिनोट्स द को फैक्टर ऑफ Aij। क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, और आपको पता है Cij जो है वो क्या है, को फैक्टर। Cij को फैक्टर को डिनोट करता है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, Aij के, ए में। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 के इक्वल दे रखा है तो आपको बताना है इसका वैल्यू। तो आप 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही होता है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स यही होता है ना, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 आर्बिट्ररी वाला। ठीक है, तो आप देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हो तो हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है
कैसे? अगर हम इस वाले रो से एक्सपैंड करें, आप देखो हम जानबूझ के इससे एक्सपैंड क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि कुछ ऐसा बन जाए। अब देखो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप इस थर्ड वाले रो से एक्सपैंड करते हो ना, तो ये जो पूरा वैल्यू है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही होगा। अब देखो कैसे, आपको कुछ नहीं करना, आप बस एक्सपैंड करो थर्ड वाले रो से। अब देखो अगर आप थर्ड वाले रो से एक्सपैंड करोगे तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना हो ना, अब देखो आप कुछ मत करो, बस आप छोड़ दो प्रॉपर्टी ऐसे मत याद रखो, आप सीधा सीधा बस याद रखो कि आप एक्सपैंड करो थर्ड वाले रो से, तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए, आप ये वाला एलिमेंट लोगे A31, फिर अब देखो इस वाले रो से हम एक्सपैंड करें तो A31 और इनटू आपको करना इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आएगा C31, फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेना है A32 और क्या मल्टीप्लाई करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा दैट इज C32, फिर बीच में प्लस, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेना है A33 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा जो कि C33 आएगा। ठीक है, यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप जिस भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करो, कुछ ऐसा कर लो, आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जैसे अगर हम बोले आपको इस वाले कॉलम से एक्सपैंड करो आप, तो कैसे करोगे? अगर हमको कुछ ऐसे में लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम इस वाले कॉलम से एक्सपैंड करें तो A31 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C31 प्लस फिर A नेक्स्ट एलिमेंट 23 और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C23, फिर बीच में प्लस देना है और फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट A33 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C33। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर था? 5 के बराबर, तो इस पूरी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब देख लो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5 के बराबर होगी। आप लिखना चाहते हो तो ऐसे पलट के लिख दो, मतलब हम इसी चीज को दैट इज को मतलब इस तरह इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 18 राइट द वैल्यू ऑफ दिस। हमको किसकी वैल्यू लिखनी है? A1 C21 की, A12 C22 की, A13 C23 की। अब आप देखो, अगर आप याद रखो, अगर जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर A13 C31 मतलब A31 C31 प्लस A32 C32 A33 C33, अगर एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही कोफैक्टर मतलब ये और ये इक्वल है। अब देखो 32 32 33 33, अगर ये इक्वल है तो ये डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अगर आप देखो जैसे एलिमेंट है A31 तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग का है C31, एलिमेंट है A32 इसी के कॉरस्पॉन्डिंग का कोफैक्टर है C32, एलिमेंट है A33 इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर है C33। अगर कुछ ऐसा है, अगर ये मतलब अगर ये ऐसा सेम हो जाए, मतलब अगर ये सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। अगर सेम है, अगर एलिमेंट और उसका कॉरस्पॉन्डिंग का कोफैक्टर है तो वो होगा, वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। लेकिन अगर अलग अलग हो, जैसे आप देखो एलिमेंट है A11 इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होता है C11, है क्या है यहाँ पे? वही मल्टीप्लाई है, नहीं है यहाँ पे तो अलग है। आप देखो ये अलग है, 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 तो ये अलग है ना अलग। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ पे 2 1। तो आप हमेशा याद रखो जब भी अलग अलग होगा तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल होता है। अब फिर से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि अगर ऐसा है, सेम है A31 C31 A32 C32 A33 C33, अब देखो सेम है ना, 32 32 33 33 31 31, तो ये जो होगा वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3,
अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो उस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप सीधा याद रखो कि 0 होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ा है तो आप सीधा याद रखो कि अगर अलग अलग होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हमको इसकी वैल्यू लिखनी है। तो पहले आप इसको डेल्टा के इक्वल ले लो। डेल्टा इक्वल टू साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? साइन 20 डिग्री, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस 70 डिग्री, फिर बीच में माइनस, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? साइन 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। आप देखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप इसको ए बोलो, ए बी ए बी। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिख दो इस फॉर्मूले को, क्या ही दिक्कत है? साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, माइनस साइन बी कॉस ए। आप देखो, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, यही बन रहा है ना। आप इस एंगल को ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो आप देखो वापस से बी बना, ये बी था, बी आ गया ए। ठीक है, तो आप देखो इस फॉर्मूले में आ रहा है ना। यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ए है 20 डिग्री और बी है 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ए है 20 डिग्री माइनस बी है 70 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस 50 डिग्री, यही होगा, साइन माइनस 50 डिग्री। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 50 डिग्री। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स satisfying A transpose into A equal to I, then the value of A। तो बताना है कि A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर if A is a square matrix satisfying this, write the value of determinant of A। तो हमको A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, यही है। अब क्या करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए, और इधर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? आप दोनों पर डिटर्मिनेंट अलग अलग लगा सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे भी दोनों पर अलग अलग डिटर्मिनेंट लगा दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आई का डिटर्मिनेंट, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और आपने और भी कुछ पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो मतलब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो, विच इज इक्वल टू। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए इंटू ए हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है ना। अब देखो इस उसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू +-1, ये स्क्वायर उधर जाएगा। तो आप देखो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो तो हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू मतलब अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो तो हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू +-b, यही तो लिखते, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो आपको यही निकालना था। अब देखो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब देखो ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, मतलब अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस m है तो बी का भी ऑर्डर m क्रॉस m ही होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। सच दैट कुछ इस तरह से ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना वो आपको 3 दे रखा है, एंड और भी कुछ दिया है कि ए और बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, मतलब ए बी जो है वो आई के इक्वल है। देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो हमको बी मतलब बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दो। हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिया। ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है। आप दोनों पे अलग अलग डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इस पर अलग से दे सकते हो और इस पे अलग से दे सकते हो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप इसको लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो तो 1 होता है। अच्छा भैया 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, अब आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, आप इस 3 को इधर ले आओ, ये हो गया 1/3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, A is a skew symmetric of order 3, write the value of the determinant of A। तो हमको A के डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखना है। अब देखो A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, हमें ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। अगर आपको नहीं पता है और आपको निकालना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, और आपको प्रॉपर्टी भी याद नहीं आ रही, तब आप क्या करोगे, अगर आपको कुछ भी ना याद है, प्रॉपर्टी नहीं याद है, आप सीधे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ले लो एग्जाम्पल। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है कि उसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं। क्या होता है, उसका डायगोनल एलिमेंट सारा 0 होता है। ठीक है, उसके बाद 1, और मतलब कि ए कोई मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ए मतलब हम कोई भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब वो ये बात मान जाए, कौन सा, कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए, कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया तो जो ए होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ये बात मान जाता है ए, मतलब आप इसको इसी चीज को ऐसा भी बोल सकते हो कि a इक्वल टू -a का ट्रांसपोज, अगर a इक्वल टू -a का ट्रांसपोज आ जाए तो जो a होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ये बात मान जाए तो a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हम ना कुछ तरह से ऐसे ही सेट करते हैं। अब जैसे -3 5, यहाँ पे -1, अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव यहाँ पे लगाओ,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं आप देखो। पहले तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि उसका डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो होता है। तो आप पहले डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो लिख लो, ठीक है। और फिर जीरो के ऊपर साइड देखो, अब ये जीरो का एबव है, ये जीरो का एबव है ना। आप सपोज कर लो यहाँ पे जीरो का एबव कोई भी 3 नंबर सपोज करो, सपोज कर लिया ना कोई 3 नंबर, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या माना 1 -3 5 माना है, ठीक है। और आपको अब क्या करना है, यहाँ पे इसके करस्पोंडिंग यहाँ पे जो यहाँ पे उसका माइनस लगा के आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जो है उसका माइनस लगा के यहाँ पे लिखो। -3 था, माइनस लगाया +3 हो गया, यहाँ पे जो उसका माइनस हुआ। अब देखो ये जो मैट्रिक्स बना ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप फिर से समझो, आराम से समझाते हैं फिर से एक बार, ठीक है, क्लियर करेंगे ही। अब देखो हमको अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो हमें क्या करना है, पहला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो आप पूरे डायगोनल में सारा में 0 0 लिख दो, लिख दिया। नेक्स्ट, या तो आप 0 के ऊपर या तो 0 के नीचे एक ही तरफ कोई भी 3 एलिमेंट चुन लो। जैसे हमने ऊपर में चुना 1 -3 5 चुन लिया, ठीक है, कोई सा भी चुन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब नीचे हम चुन नहीं सकते अपने मन से, क्या करना होता है। अब देखो जो यहाँ पे है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, जो यहाँ पे है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, जो यहाँ पर है मतलब ऐसे, ठीक है। अब देखो ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक करो ये जो मैट्रिक्स बना है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये बात मानना चाहिए कि ए जो है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर है। चेक करते हैं एक बार कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अब देखो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज कैसे हम निकालते हैं, हम ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं। ये ऐसे है ना, इसको ऐसे ले आओ, ये ऐसे है ना, इसको ऐसे ले आओ, मतलब ये ऐसे है तो इसको ऐसे ले आओ, ये हो जाएगा 0 1 -3, इसको ऐसे लिखो -1 0 5, ऐसे को ऐसे लिख दो 3 0 -5, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर आओ, जो सीधे क्या कर, अब आप देखो ए का ट्रांसपोज, आप इसमें से माइनस कॉमन करो, क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है, अगर हम इस माइनस को इधर शिफ्ट करें तो हमको ये ना प्रूफ करना है ए का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें से माइनस कॉमन करो, इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो माइनस कॉमन करोगे तो क्या होगा कि जहाँ पर माइनस है वहाँ पे तो माइनस हट जाएगा, और जहाँ पे माइनस नहीं है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो देखो 0 पे माइनस तो नहीं है लेकिन माइनस आएगा भी तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगा, -1 यहाँ पे माइनस है तो हट जाएगा, 3 यहाँ पे माइनस है, सॉरी है तो हट जाएगा, हाँ यहाँ पे 0 पे तो कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पे नहीं है तो आ जाएगा, यहाँ पे है, कुछ गलती किया क्या मैंने, हाँ यहाँ पे तो 0 होना था, यहाँ पे 0 होना था, यहाँ पे वाइब होना था, ठीक है ना। अब एक जगह तो माइनस होना ही था यार, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, नहीं यहाँ पे माइनस होना था, यहाँ पे माइनस, ठीक है। 3 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0। अब देख लो ये ए के बराबर है, अब देखो ए का ट्रांसपोज -1 के बराबर आ गया, मतलब -1 ए का ट्रांसपोज -1 के इक्वल आ गया, तो ए यहाँ पर क्या हो गया, ए जो है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था, अगर आपको अब डिटर्मिनेंट निकालना, आप निकाल लो ना डिटर्मिनेंट, अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है निकालो। अब देखो मान लो इस वाले रो से एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं खुद भी ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, आप चेक कर लो सब। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, A 1 1 है, इन दोनों का सम करो 1 + 1 2 होता है, 2 इवन है ना, इवन है तो प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो 0 को आप लोगे तो 0 होगा, नहीं लोगे मतलब अगर आप ले भी लोगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, चलो कोई नहीं ले लेते हैं,
जीरो को लिया, जीरो के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, तो यह है जीरो के सामने वाला रो और यह है जीरो के सामने वाला कॉलम, हटा दिया और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 0 इंटू जीरो जीरो, बीच में माइनस, माइनस 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा -25, और माइनस पहले का तो +25 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1, -1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो -1 इंटू 3, सॉरी -1 इंटू जीरो जीरो, बीच में -3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर -3 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो -1 इंटू -5 5, -1 इंटू -5 5, और 3 इंटू जीरो, बीच में माइनस फिर जीरो। तो अब देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा -15 और -1, -1 को -15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाएगा, -3 को 5 से -15, ये जीरो हो जाएगा। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया। अगर ए इसकी सिमेट्री है तो आप याद रख सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ A is a skew symmetric matrix of order 3, write the with the determinant 4। मतलब A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और जिसका डिटर्मिनेंट 4 है। ठीक है, विथ डिटर्मिनेंट मतलब उसका वो किसके साथ है, उसका डिटर्मिनेंट 4 के साथ है वो। देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -A। तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ -A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप ऐसा मत कर देना कि इसको ऐसा लिख देना डिटर्मिनेंट ऑफ -A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मोड नहीं है, ये बस हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को दिखाते हैं, ये मोड नहीं है कि ये इस चीज को प्लस कर देगा। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए में आप इस के को बाहर कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि के को बाहर कर सकते हो, और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि चलिए ए का ऑर्डर n है, हम इसको के को बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ के बाहर नहीं होता है, जितना ए का ऑर्डर है उतना पावर लेके बाहर होता है। जैसे ए का अगर ऑर्डर n है तो ये के बाहर होगा, लेकिन ए का ऑर्डर कितना था n, तो ये के की पावर n बाहर होगा। ठीक है, मतलब के सिर्फ अकेले बाहर नहीं होता है, ए का जितना ऑर्डर रहता है ना उसकी पावर लेके बाहर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1, तो आप इसको लिखो -1 इंटू ए। तो ये -1 बाहर होगा बिल्कुल होगा -1, लेकिन क्या सिर्फ -1 नहीं, जितना ये -1 अपनी कुछ पावर लेके बाहर होगा। कितनी पावर लेके बाहर होगा, तो जो ए का ऑर्डर है, तो ए का ऑर्डर 3 है, तो ये -1 की पावर 3 बाहर होगा। ठीक है, अब आप देखो -1 का क्यूब है, ये -1 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 4। तो आप देखो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ -A इज विच इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो आप देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ट्रांसपोज की वैल्यू, हमको इसकी डिटर्मिनेंट मतलब इसकी वैल्यू निकालनी। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब दोनों पे डिटर्मिनेंट अलग अलग लगा सकते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और आप क्या जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज उस डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब आप देखो मतलब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है क्या,
अब देखो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट कि इसका डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप पहले इसको डेल्टा के इक्वल ले लो। 2 4 3 8 1 -3 156 52 0 300 100 4। ठीक है, अब आप क्या डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे? नहीं, हम डायरेक्टली बिल्कुल एक्सपैंड नहीं करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कुछ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? इस वाले कॉलम में 4 कॉमन है, इस वाले कॉलम में 4 कॉमन है। अच्छा, इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है? अब देखो इस वाले कॉलम में 52 कॉमन है, 52 कॉमन है इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है? इस वाले कॉलम में 3 कॉमन है। तो अब जो कॉमन है उसको बाहर ले लो पहले। तो टेकिंग कॉमन 3 52 and 4 from C1 C2 and C3 respectively। ठीक है, तो डेल्टा क्या बन जाएगा? अब देखो इसमें से 3 कॉमन लोगे तो 2 4 3 क्या पीछे बचेगा? 8 1, यहाँ पे 3 बाहर आएगा। ठीक है ना, जगह ही नहीं छोड़ा। अच्छा, डेल्टा को हम यहाँ पे कर लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे लिखो 3 इंटू यहाँ से, अब देखो यहाँ से 3 बाहर, तो यहाँ पे बचेगा 8 1, यहाँ पे बचेगा 27, यहाँ पे बचेगा -1। इसमें से 52 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 3 कॉमन हुआ तो 0 में 3 कॉमन होगा तो 0 ही रहेगा। फिर इसमें से 4 कॉमन, इसमें से 4 कॉमन होगा तो 300 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? शायद से 75 बचना चाहिए, बिल्कुल 75 ही बचेगा। यहाँ पे 25 बचना चाहिए और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या 3 कॉमन है? इसमें तो 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। क्या 75 3 से डिवाइड होगा? 75 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस वाले रो में 3 कॉमन है, तो अब देखो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो डेल्टा हो जाएगा 12 इंटू 52। और अब देखो इस वाले में से हम 3 कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लो टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R1। हम R1 से 3 कॉमन करा, तो अब देखो 81 में से 3 कॉमन करोगे 27 बचेगा। 3 में से मतलब 3 कॉमन करिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन करोगे तो 25 बचेगा। आप देख रहे हो इसकी वैल्यू तो 0 होने वाली है। इंटू 0, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्यों 0 होगी? क्यों? सिंस R1 एंड R2 आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसलिए इसकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए आप सीधे एक्सपैंड पे मत जाया करो, पहले जो सिंप्लीफाई है वो कर लिया करो। अब नेक्स्ट है राइट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखना है, तो डिटर्मिनेंट है 2 4 6 -3 6 -9। ये तो बहुत आसान है, 5 10 15, यहाँ पे तो डायरेक्टली नज़र आ रहा है। आप देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन करोगे? आप देखो ना, आप कहीं से भी कॉमन कर लो ये 0 ही बनेगा। आप देखो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, यहाँ से 5 कॉमन कर लो, यहाँ से 3 कॉमन है, कर लो। अब जहाँ से जो कॉमन दिख रहा है वो करो। टेकिंग कॉमन 2
-3 एंड 5 फ्रॉम, अब देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3, फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो 2, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो यहाँ पे 1 2 3 बनेगा, यहाँ से -3 कॉमन करा है तो यहाँ पे बचेगा 1 2 3, यहाँ से हमने 5 कॉमन करा है 1 2 3, तो ये हो गया डेल्टा विच इज इक्वल टू 2 इंटू -3 इंटू 5, और इस पूरे की, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपने प्रॉपर्टी पढ़ेगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अब यहाँ तो तीनों कॉलम ही सेम है तो भी 0 होगा। तो सिंस C1 C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ द मैट्रिक्स दिस इज अ सिंगुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x की वैल्यू निकालनी, तो आप इसको a बोल दो, इस वाले मैट्रिक्स को। तो क्या दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स a, हमने इसको a बोला, a इज सिंगुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 5x -10 to 1 ये 0 होगा। अब ओपन करो, आप देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट 5x इंटू 1, 5x बीच में माइनस -10 इंटू 2 -20, तो हो जाएगा 5x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +20 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5x विच इज इक्वल टू -20, 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा तो -4 बचेगा, x इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार हो गई।